स्वागत है। आज हम मिट्टी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन गंदगी या धूल की तरह नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं एक स्मार्ट रिचार्जेबल बैटरी की तरह। एक ऐसी बैटरी जो पौधों को सही समय पर सही ऊर्जा देती है। हमारे पास मृदा विज्ञान का एक अध्याय है जो मृदा कोलॉइड्स और आयन एक्सचेंज पर है, और आज हमारा मिशन ये पता लगाना है कि इस प्राकृतिक बैटरी का राज क्या है, ये कैसे चार्ज होती है और पौधों तक अपनी शक्ति कैसे पहुंचाती है। और इसका जवाब छिपा है इसके सबसे छोटे, लगभग अदृश्य पुर्जों में, कोलॉइड्स। हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है। हम अक्सर मिट्टी को एक स्थिर चीज मान लेते हैं, पर असल में ये एक बेहद व्यस्त रासायनिक बाजार है, और इस बाजार की करेंसी है आयन। आज हम इसी बाजार के नियमों को समझेंगे कि पोषक तत्व कहाँ जमा होते हैं, उनकी अदला बदली कैसे होती है, और ये सब हमारे भोजन की थाली तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए इस बैटरी को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले, ये मृदा कोलाइड्स हैं क्या? ये इतने खास क्यों हैं? अध्याय के मुताबिक ये मिट्टी के सबसे महीन कण हैं। इतने छोटे के पानी में घुलते नहीं, बस तैरते रहते हैं। बिल्कुल, जैसे दूध में मलाई के कण होते हैं, वैसे ही ये मिट्टी के पानी में निलंबित रहते हैं। लेकिन इनके आकार से धोखा नहीं खाना चाहिए। मतलब यहीं पर असली जादू छिपा है। इनके छोटे आकार की वजह से इनका सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया अविश्वसनीय रूप से ज्यादा होता है। अब ये सुनिए, सिर्फ 1 ग्राम यानी चुटकी भर अच्छी क्वालिटी की क्ले का सतही क्षेत्रफल एक पूरे फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा हो सकता है। 1 मिनट, क्या ये कैसे संभव है? मतलब हर नन्हा कण एक विशालकाय मंच है जिस पर मिट्टी का सारा ड्रामा होता है। बिल्कुल, ये कोई शांत जगह नहीं, बल्कि एक हलचल भरा बाजार है जहां पोषक तत्वों की लगातार खरीद फरोख्त चलती रहती है। और ये बाजार 2 तरह के कोलाइड से बना है। एक है अकार्बनिक, जिसमें मुख्य रूप से क्ले खनिज आते हैं, और दूसरा है कार्बनिक, जिसका सुपर हीरो है ह्यूमस। हाँ, ह्यूमस। ह्यूमस यानी पौधों और जानवरों के गलने सड़ने से बना पदार्थ। मैंने सुना है ये मिट्टी के लिए सोना है। सोना से भी कीमती। ह्यूमस एक स्पंज की तरह है जो अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी और पोषक तत्व सोख सकता है। ये मिट्टी को एक साथ बांधता भी है और उसे भुरभुरा भी बनाता है। ये मिट्टी की जान है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 खिलाड़ी हैं, क्ले और ह्यूमस। अध्याय में क्ले की बनावट पर बहुत जोर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी इमारत के ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं। और ये ब्लूप्रिंट ही सब कुछ है। देखिए, क्ले खनिजों की संरचना को समझने के लिए सोचिए कि हमारे पास 2 तरह के लेगो ब्लॉक्स हैं। पहला है सिलिका टेट्राहेड्रल शीट। कल्पना कीजिए कि एक सिलिकॉन का परमाणु केंद्र में है और उसे 4 ऑक्सीजन परमाणुओं ने एक पिरामिड के आकार में घेर रखा है। और ये सारे पिरामिड आपस में जुड़कर एक चादर जैसी परत बना लेते हैं। सही। और हमारा दूसरा लेगो ब्लॉक है एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रल शीट। इसमें केंद्र में एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का परमाणु होता है, जिसे 6 हाइड्रोक्सिल समूह घेरे रहते हैं, एक 8 फलकीय डिब्बे की तरह। ये भी आपस में जुड़कर एक पूरी चादर बना लेते हैं। तो मिट्टी में अलग अलग तरह की क्ले इन्हीं 2 चादरों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनती है, जैसे सैंडविच बनाते हैं। बिल्कुल सही, सैंडविच। कुछ क्ले 1.1 टाइप के होते हैं, जैसे क्योलिनाइट। इसमें एक सिलिका शीट और एक एल्यूमिना शीट होती है। ये बहुत स्थिर होते हैं और ज्यादा फैलते या सिकुड़ते नहीं। लेकिन असली खिलाड़ी हैं 2.1 टाइप के क्ले, जैसे मोंटमोरिलानाइट। अच्छा, इसमें एक एल्यूमिना शीट 2 सिलिका शीट्स के बीच में दबी होती है। ये संरचना उन्हें बहुत ज्यादा फैलने और सिकुड़ने की क्षमता देती है, और यहीं से उनकी असली ताकत आती है। ठीक है। तो हमने बैटरी के पुर्जे देख लिए, लेकिन हर बैटरी को काम करने के लिए चार्ज चाहिए होता है। इन कोलॉइड्स पर चार्ज कहाँ से आता है? ये पोषक तत्वों को अपनी तरफ खींचने वाले चुंबक कैसे बन जाते हैं? यह इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कोलाइड्स पर, खासकर क्ले पर, एक स्थायी नेगेटिव चार्ज होता है, और यह चार्ज एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया से आता है जिसे आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत आसान है। एक की जगह दूसरा। एक की जगह दूसरा मतलब? सोचिए, जब करोड़ों साल पहले ये क्ले क्रिस्टल बन रहे थे, तो प्रकृति से एक गलती हो गई। टेट्राहाइड्रल शीट के केंद्र में
जहां +4 चार्ज वाले सिलिकॉन को होना चाहिए था, वहां कभी-कभी लगभग उसी आकार का +3 चार्ज वाला एल्यूमिनियम आ गया। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझने दीजिए। मतलब जब क्रिस्टल बन रहा था तब एक गलत आयन अपनी जगह पर आ गया और वही गलती आज करोड़ों साल बाद मिट्टी को उपजाऊ बना रही है। बिल्कुल, ये प्रकृति की सबसे खूबसूरत गलतियों में से एक है। ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि एक अपग्रेड है जो मिट्टी को स्थायी रूप से नेगेटिव चार्ज कर देता है। और यही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को अपनी ओर खींचता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब चार्ज क्ले की बनावट का ही एक हिस्सा है। अध्याय में एक और तरह के चार्ज का जिक्र है, पीएच निर्भर चार्ज। ये क्या है? ये दूसरा चार्ज स्थायी नहीं है। ये मिट्टी के मूड पर निर्भर करता है, यानी उसके पीएच पर। क्ले के किनारों पर और ह्यूमस पर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह होते हैं। जब मिट्टी का पीएच बढ़ता है, यानी वो कम अम्लीय होती है, तो ये समूह अपना हाइड्रोजन आयन H+ आयन छोड़ देते हैं, जिससे वहां एक नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। और अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाए, जैसे अम्लीय वर्षा के कारण? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाती है तो इसका उल्टा होता है। ये समूह घोल से हाइड्रोजन आयन पकड़ लेते हैं और उनका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, या कभी-कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। ओह! इसका मतलब है कि अम्लीय मिट्टी की पोषक तत्वों को पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए किसान अक्सर मिट्टी में चूना डालते हैं, ताकि पीएच को सही स्तर पर लाया जा सके और मिट्टी की चार्जिंग क्षमता बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो अब हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है, उस पर नेगेटिव चार्ज है और उसने पॉजिटिव चार्ज वाले पोषक तत्वों को अपनी ओर खींच लिया है। इसके बाद क्या होता है? ये पोषक तत्व सतह पर कैसे टिके रहते हैं? वे कोलाइड की सतह के चारों ओर एक बादल सा बना लेते हैं, जिसे वैज्ञानिक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। इसमें 2 परतें होती हैं। एक भीतरी परत, जिसे स्टर्न लेयर कहते हैं, जहां आयन सतह से कसकर चिपके होते हैं, और उसके बाहर एक और फैली हुई परत होती है, जिसे डिफ्यूज लेयर कहते हैं, जहां आयन थोड़े ढीले बंधे होते हैं। इसका मिट्टी की सेहत पर क्या असर पड़ता है? ये सब जानने से एक माली या किसान को क्या फायदा? जिसका सीधा असर मिट्टी की बनावट पर पड़ता है। ये तय करता है कि मिट्टी भरभूरी होगी या पत्थर जैसी सख्त। जब ये डबल लेयर पतली होती है, तो मिट्टी के कण एक दूसरे को आकर्षित करके आपस में चिपक जाते हैं और छोटे छोटे ढेले बनाते हैं। इसे फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं। फ्लॉक्यूलेशन? हाँ, ये अच्छी, स्वस्थ मिट्टी की निशानी है, जिसमें हवा और पानी आसानी से जड़ों तक पहुंच सकते हैं। और अगर ये डबल लेयर मोटी हो जाए तो? तब कणों पर मौजूद नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलता है, जैसे चुंबक के 2 समान ध्रुव। मिट्टी के कण अलग अलग हो जाते हैं और मिट्टी बिखर जाती है। इसे डिस्पर्जन कहते हैं। अच्छा। ऐसी मिट्टी जरा सी बारिश में ही ऊपर से पपड़ी जैसी सख्त हो जाती है, पानी अंदर नहीं जा पाता और पौधों की जड़ें घुटने लगती हैं। ठीक है, ठीक है। डबल लेयर तय करती है कि मिट्टी भुरभुरी होगी या पत्थर जैसी। लेकिन इस परत में जो पोषक तत्व फंसे हैं, पौधे उन्हें हासिल कैसे करते हैं? वे सिर्फ इंतजार तो नहीं कर सकते। यहीं से मिट्टी का असली खेल शुरू होता है, जिसे आयन एक्सचेंज कहते हैं। हाँ, यही वो प्रक्रिया है जो मिट्टी को एक निष्क्रिय गोदाम से एक सक्रिय पोषण बैंक बनाती है। कोलाइड की सतह पर जमा पॉजिटिव आयन्स, जिन्हें कैटायन कहते हैं, वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहते। वे मिट्टी के पानी में मौजूद दूसरे कैटायन के साथ अपनी जगह की अदला बदली कर सकते हैं। इसी गतिशील लेन देन को कैशन एक्सचेंज कहते हैं। और मिट्टी की कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब CEC इसी क्षमता को मापने का तरीका है। एकदम सही। CEC हमें बताती है कि मिट्टी की बैटरी कितनी बड़ी है। जिस मिट्टी की CEC ज्यादा होती है, वो ज्यादा पोषक तत्वों को पकड़कर रख सकती है और उन्हें बारिश के पानी में बह जाने से बचाती है। तो ज्यादा CEC मतलब ज्यादा उपजाऊ मिट्टी? बिल्कुल। तो पौधे इस बैटरी से ऊर्जा खींचते कैसे हैं? यह प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर लेन देन है। पौधे की जड़ें सांस लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। ये CO2 मिट्टी के पानी से मिलकर एक हल्का एसिड, कार्बोनिक एसिड बनाती है, जिससे हाइड्रोजन आयन यानी H+ निकलते हैं। हाइड्रोजन आयन? हाँ, और ये हाइड्रोजन आयन बहुत सक्रिय होते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन कोलाइड की सतह पर जाकर वहां पहले से मौजूद पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम या कैल्शियम को धक्का देकर उनकी जगह ले लेते हैं। बिल्कुल।
पौधा एक कम मूल्य वाली चीज यानी हाइड्रोजन देकर बदले में अपने लिए कीमती पोषण मतलब पोटेशियम खरीद लेता है। वो विस्थापित पोषक तत्व मिट्टी के घोल में आ जाता है, जहां से जड़ें उसे आसानी से सोख लेती हैं। यह एक निरंतर चलने वाला व्यापार है। अध्याय में लैंगम्यूर और फ्रेंडलिक जैसे कुछ मॉडल्स का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए है? नहीं, इनका व्यावहारिक महत्व भी है। ये गणितीय मॉडल हमें यह अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि कोई पोषक तत्व, मान लीजिए पोटेशियम, कोलाइड की सतह पर कितनी मजबूती से चिपकेगा। अच्छा। इससे किसानों को ये समझने में मदद मिलती है कि उन्हें कब और कितना उर्वरक डालना चाहिए ताकि वो पौधे को मिल सके और बेकार बह ना जाए। ये स्मार्ट फार्मिंग का आधार है। एक सवाल मन में आता है, क्या दुनिया की सारी मिट्टियों की CEC एक जैसी होती है या इसमें बहुत अंतर होता है? बहुत ज्यादा अंतर होता है। स्रोत बताता है कि ये 3 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहला, क्ले की मात्रा और प्रकार। सीधी सी बात है, जिस मिट्टी में क्ले ज्यादा होगी उसकी CEC ज्यादा होगी। लेकिन क्ले का प्रकार भी बहुत मायने रखता है। जैसे हमने 1.1 और 2.1 टाइप की बात की थी। हाँ, 2.1 टाइप की क्ले जैसे मॉन्ट मोरेलोनाइट में वो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन वाली खूबसूरत गलती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी CEC बहुत ज्यादा होती है। वहीं 1.1 टाइप की क्ले जैसे क्योलोनाइट की CEC तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है। अच्छा, तो यही वजह है कि काली मिट्टी जिसमें मॉन्ट मोरेलोनाइट होता है, लाल मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ होती है। काफी हद तक हाँ। दूसरा कारक जरूर कार्बनिक पदार्थ होगा। बिल्कुल, ह्यूमस तो इस खेल का चैंपियन है। इसकी CEC सबसे अच्छी क्ले से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। इसीलिए तो जैविक खेती पर इतना जोर दिया जाता है। मिट्टी में कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाने का मतलब है आप उसकी बैटरी का साइज बढ़ा रहे हैं। और तीसरा कारक मिट्टी का pH है, जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी। सही, जैसे जैसे मिट्टी का pH 5.5 से 7.5 की ओर बढ़ता है, यानी वो कम अम्लीय होती है, उसका pH निर्भर चार्ज बढ़ता है। इससे उसकी कुल CEC भी बढ़ जाती है। इसलिए मिट्टी के pH को सही रखना उसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें तो ये एक शानदार कहानी है। मिट्टी के सबसे छोटे कण कोलॉइड्स अपने विशाल सतही क्षेत्रफल और नेगेटिव चार्ज की वजह से मिट्टी की रिचार्जेबल बैटरी का काम करते हैं। बिल्कुल, ये नेगेटिव चार्ज 2 तरीकों से आता है। एक तो क्रिस्टल की बनावट में हुई एक स्थायी गलती से, और दूसरा मिट्टी के pH के साथ बदलने वाले अस्थायी चार्ज से। सतह पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में पकड़ कर रखते हैं। ये मिट्टी का पोषण बैंक है। और अंत में केशन एक्सचेंज की खूबसूरत प्रक्रिया के जरिए पौधे हाइड्रोजन आयन देकर इन पोषक तत्वों को हासिल कर लेते हैं। ये लेन देन ही मिट्टी की उर्वरता और धरती पर जीवन का आधार है। आज की ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी सिर्फ एक निष्क्रिय माध्यम नहीं है, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और जीवंत रासायनिक प्रणाली है जो जीवन को संभव बनाती है। हमने देखा कि कैसे कणों की आणविक संरचना से लेकर मिट्टी की भौतिक बनावट और पौधों के पोषण तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये प्रकृति के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब सोचने के लिए एक विचार। हमने समझा कि अलग अलग क्ले और कार्बनिक पदार्थ की पोषक तत्वों को पकड़ने की क्षमता बहुत अलग होती है। तो सोचिए, जलवायु परिवर्तन जैसे कि बारिश के पैटर्न में भारी बदलाव या तापमान में लगातार वृद्धि दुनिया की अलग अलग मिट्टियों की संरचना को कैसे बदल सकता है। क्या कुछ इलाकों की उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे अपनी चार्ज रखने की क्षमता खो सकती है, और इसका हमारी खाद्य सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? इस पर विचार कीजिएगा।